नमस्कार, एडी आली स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पिता ऐसा होना चाहिए। कोर्ट का फैसला आ चुका था। आप दोनों के तलाक की मंजूरी दे दी जाती है। बहुत समय तक वकीलों की बहस और कागजी कार्रवाई के बाद जज साहब ने फैसला सुना दिया। फैसला सुनने के बाद साधना तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो और विवेक दोनों विवाह बंधन से मुक्त हो गए थे। दोनों के हाथ में तलाक के कागजों की एक एक फाइलें थीं। तभी साधना के वकील बड़ी खुशी से साधना को बधाई देने लगे, तो साधना और उसकी माँ ने भी हाथ जोड़ते हुए वकील साहब को खुशी खुशी धन्यवाद कहा। विवेक, जो कभी तलाक नहीं चाहता था, इस फैसले के बाद हताश होकर अपनी कुर्सी पर ही बैठा रह गया। तो वहीं साधना, जो 1 वर्ष से इसी दिन का इंतजार कर रही थी, न जाने क्यों आज उसका मन खुश होते हुए भी बेचैन हुए जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि आज शायद वह जीत कर भी हार गई थी। वह एक अलग ही दुनिया में खो गई। आसपास क्या बातें चल रही है, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, साधना, अब तुम खुश हो ना? आज से तुम आज़ाद हो। जो जी में आए वह कर सकती हो। आवाज़ सुनते ही साधना ने देखा तो विवेक उसके सामने ही था। साधना ने देखा कि विवेक का निराश और मायूस चेहरा बहुत चिंतित लग रहा था। उसकी आंखें नम थी। इससे पहले कि साधना उसे कुछ कहती, विवेक वहां से चला गया। वह जोर जोर से चिल्लाती रही, विवेक विवेक विवेक। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। तभी उसकी माँ की आवाज आई, तू सपना देख रही थी क्या? साधना नींद से जागी तो उसकी माँ ने कहा, कल कोर्ट में फैसला है। अब विवेक नाम की मुसीबत से तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और तुम फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। अब जल्दी से नहा धो कर तैयार हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, मनीषा जी ने कहा। लेकिन साधना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे तलाक की बात से इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। अपनी माँ की यह बातें उसे अच्छी क्यों नहीं लग रही थी। आखिर वह भी तो आज़ादी ही चाहती थी। माँ के जाने के बाद साधना ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और विवेक को याद करके फुट फुट कर रोने लगी। कभी देर रोने के उसे याद आने लगा जब कभी भी वह रोया करती थी तो विवेक उसके आंसू पोंछता हुआ कहता था कि तुम जानती हो, तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तुम रोती हो तो मुझे वह भी बर्दाश्त नहीं होता है। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। पत्नी साधना का मन शांत करने के लिए विवेक बड़े प्यार से उसका सर अपने पैर पर रखकर सहलाने लगता है, तो साधना खुशी से उसके सीने से लग जाती है। लेकिन अब वह अपने विवेक के पास कहाँ थी, जो विवेक उसे चुप करा दे। बिस्तर पर लेटे हुए साधना यादों की दुनिया में खो गई। साधना और उसकी बड़ी बहन सौम्या को माँ बाप ने शुरू से ही बड़े लाड प्यार से पाला था। खास तौर पर साधना तो अपनी माँ की लाडली बिटिया थी। वह साधना किसकी किसी बात को नहीं टालती थी। साधना अपनी माँ से जो भी मांगती उसकी माँ उसे तुरंत लाकर दे देती थी। उसकी हर जिद पूरी करती थी। अक्सर रघुनाथ जी अपनी पत्नी से कहते, तुमने तो साधना को इतने लाड प्यार से बिगाड़ ही दिया है। बेटियों के इतने भी नखरे नहीं उठाने चाहिए कि वह बिगड़ ही जाएं। ससुराल में अगर कोई इसकी मांग पूरी ना कर पाया तो? इस पर साधना की माँ कहती है, अरे अपनी सौम्या के लिए हमने कितना अच्छा लड़का ढूंढा है, जो उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करता है। साधना के लिए भी हम तलाक का फैसला आने के बाद वही लड़का ढूंढेंगे जो उसकी सारी जिद पूरी कर सके। विवेक एक बड़ा सरकारी ऑफिसर था। दिखने में वह किसी साहब से कम नहीं था। वह अहंकार से बिल्कुल हटकर सादा जीवन जीने में विश्वास रखता था। जब उसके साथ साधना के रिश्ते की बात चली तो मनीषा जी और रघुनाथ जी को वह बहुत पसंद आया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी बेटी के नखरे केवल वही उठा सकता है। साधना ने तो उसे देखते ही हाँ कर दी। विवेक के माता पिता गांव में रहते थे। शादी के लिए कुछ दिन शहर आ गए।
खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद साधना ने जिद की कि वह हनीमून के लिए केवल अमेरिका ही जाएगी, जबकि विवेक भारत में कहीं कहीं घूमना चाहता था। उसने उसे समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं मानी और अमेरिका की टिकट करवाने के लिए उसने अपनी माँ से बोल दिया। इस बारे में जब विवेक को पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह बोला, साधना, तुमने विदेश की टिकट करवाने के लिए अपनी माँ से क्यों कहा? यह काम तो मैं भी कर सकता था। तो साधना बोली, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने माँ से कह दिया। लेकिन साधना, मैंने मना नहीं किया था। अभी तो सिर्फ हम दोनों की बात ही हुई थी। अगर तुम अमेरिका ही घूमना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने पैसे से ले जाना चाहता हूँ। तुम माँ को टिकट के लिए मना कर दो। अरे विवेक, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मेरे माँ बाप हम लोगों से अलग थोड़ी ना हैं। अगर उन्होंने टिकट करवा दी तो इसमें क्या गलत है? विवेक को साधना की बात माननी पड़ी और वह दोनों शादी के एक हफ्ते बाद ही अमेरिका के लिए निकल गए। अमेरिका के होटल में पहुंचते ही साधना वहां के आलीशान कमरे को देखकर चकाचौंध रह गई। कुछ देर आराम करके घूमने जाने के लिए तैयार हुए तो साधना सज धज कर बाहर आई तो विवेक उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। अरे अब जल्दी भी चलो, पति का हाथ पकड़कर साधना खुशी में बोली। विवेक, मुझे यहाँ सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। अच्छा ही हुआ जो हम लोग यहाँ चले आए घूमने के लिए, नहीं तो मुझे वहीं आसपास की ही किसी छोटी मोटी जगह पर ले जाते। तुम्हारे भरोसे बैठी रहती तो मुझे ये सब नज़ारे देखने को कभी नहीं मिलते। साधना ने यह बात नादानी में कह दी थी तो विवेक को बुरा लगा, लेकिन साधना की खुशी को देखकर वह इस बात को अनदेखा कर दिया। हालांकि विवेक भी यह बात समझता था कि वह दिल की बुरी नहीं है और फिर उसे उसकी यह मासूमियत ही तो पसंद थी। उसने साधना को उसकी कमियों के साथ ही अपनाया था। दोनों ने खूब अच्छे से एंजॉय किया। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। 15 दिनों बाद वापस अपने देश लौटे तो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें लेने के लिए मनीषा जी ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर वहां पहुंच गई और बोली, आज तुम दोनों मेरे घर पर ही चलो। तभी विवेक बोला, नहीं माँ जी, हम फिर कभी आ जाएंगे। अभी घर पर माँ बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। माँ ने खाना भी बनाकर रखा है। 2-3 दिन में वह गांव वापस लौट जाएंगे, तब हम आ जाएंगे। मनीषा जी अपनी बेटी से बोली, नहीं बेटी, आज ही चलो। तो साधना भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। ठीक है साधना, तुम्हें जाना है तो चली जाओ, लेकिन मैं घर जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस में काम है। ऐसा कहकर विवेक अपने घर चला गया। साधना जब अपने मायके पहुंची तो उसके पापा ने समझाते हुए बोला, बिटिया, पहले तुझे अपने ससुराल जाना चाहिए था। तेरे सास ससुर तेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे आप भी ना उससे हालचाल पूछने की जगह उसे वापस जाने को कह रहे हैं। वैसे भी ससुराल कहाँ भागा चला जा रहा है। ऐसा कहते हुए मनीषा जी अपनी बेटी को प्यार से अपने पैर पर उसका सिर रखकर सहलाने लगती हैं। पिता की कही हुई बात साधना के दिमाग में घूम रही थी। शाम को साधना अपने ससुराल वापस लौट गई। अगले दिन सुबह विवेक साधना को नींद से जगाने लगा। साधना उठो, 9 बज गए हैं। माँ बाबूजी क्या कहेंगे? तो साधना बोली, अरे विवेक, अभी मुझे और सोने दो, मैं बहुत थकी हूँ। विवेक तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए कमरे से बाहर आया तो उसकी माँ ने उसे नाश्ता दिया। तो विवेक बोला, माँ, थकान की वजह से अभी उठी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, बहू को सोने दो। साधना और विवेक के हनीमून से लौटने के बाद विवेक के माँ बाबूजी 15 दिन उनके घर रहे, लेकिन साधना ने एक दिन भी उन्हें खाना बनाकर नहीं खिलाया। कभी शॉपिंग करने चली जाती, कभी बाहर पार्टी करने, तो कभी अपने मायके चली जाती। उनके सास ससुर भी जानते थे कि वह दिल की बुरी नहीं है। अक्सर साधना उनके पास बैठकर उनके साथ खूब सारी बातें किया करती थी। उनके साथ उसका खास लगाव हो गया था। उसके सास ससुर गांव वापस जाने लगे तो साधना बहुत दुखी थी। सास ससुर के जाने के बाद साधना को घर पर अकेलापन अच्छा नहीं लगता था।
लेकिन विवेक अपने काम में बहुत अधिक व्यस्त रहता था। एक दिन साधना ने विवेक से कहा, विवेक, एक नई मूवी लगी है, आज शाम को तुम जल्दी आ जाना। पहले मूवी देखने चलेंगे, फिर डिनर भी बाहर ही करेंगे। साधना को मना करना विवेक को ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने हाँ कर दी। बाहर जाने के लिए साधना बहुत उत्साहित थी। शाम को साधना जैसे ही तैयार होकर आई, तभी विवेक का फ़ोन बजने लगा कि आज जल्दी आना, बहुत ज़रूरी काम है। इतना सुनते ही साधना का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह विवेक के जाते ही अपनी माँ के घर चली गई और यह सारी बात बताते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके पापा ने उससे प्यार से समझाया कि बेटा, विवेक को कोई बहुत ज़रूरी काम होगा, इसलिए तुम्हें ऐसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। तभी उसकी माँ मनीषा जी बोली, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम जो मेरी बेटी की ज़रूरत ना पूरी कर पाए। मेरी बेटी नौकरों की तरह दिन भर उसके घर का काम करती रहे और वह उसे एक फ़िल्म दिखाने भी नहीं ले जा सकता। चल बिटिया, आज हम दोनों मूवी देखकर आते हैं, उसके बाद खाना भी बाहर ही खा लेंगे। माँ की बात से साधना बहुत खुश हो गई। आई लव यू माँ कहते हुए अपनी माँ के गले लग गई। साधना अपनी माँ के साथ मूवी देखने चली गई। उधर विवेक जल्दी से अपना काम निपटाने लगा, यह सोचकर कि मूवी किसी और दिन देख लेंगे, लेकिन डिनर तो मैं अपनी पत्नी को बाहर ही करवाऊंगा। साधना को सरप्राइज देने के लिए जैसे ही वह घर पहुंचा, तो साधना को घर पर ना देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत उसे फ़ोन किया तो साधना बोली, सॉरी विवेक, मैं तो मम्मी के साथ हूँ, बाहर डिनर करने आ गई हूँ। सुनते ही विवेक उदास हो गया, तुमने बताया भी नहीं। क्या बताती, वैसे भी तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया था। वह तो मेरी मम्मी की वजह से मेरा मूड सही हुआ है। और हाँ विवेक, दोपहर की सब्जी चावल पड़े हैं, तुम गरम करके खा लेना, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। साधना की बात से विवेक को बहुत दुख हुआ। वह बिना खाना खाए ही बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद साधना भी घर लौट आई। अगले दिन विवेक जैसे ही ऑफिस जाने लगा, तभी साधना बोली, विवेक, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। इतना कहते ही उसे उल्टी आ गई। विवेक परेशान सा हो गया। साधना, तुम्हारा बाहर का खाना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, शायद इस कारण तुम्हारा पेट खराब हो गया है। मैं ऑफिस बाद में जाऊंगा, पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। साधना को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने साधना का चेकअप किया। उसके बाद विवेक को केबिन में बुलाया तो विवेक घबराया हुआ था। सब कुछ ठीक है ना डॉक्टर साहब? विवेक ने कहा तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, अरे चिंता की कोई बात नहीं है, बल्कि खुशी की ही बात है। आप पिता बनने वाले हैं और आपकी पत्नी माँ बनने वाली हैं। इतना सुनते ही विवेक की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन साधना कुछ परेशान सी हो गई। वह दोनों घर पहुँचे तो साधना बोली, विवेक, अभी मैं बच्चा नहीं चाहती हूँ। विवेक उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गया और फिर उसे प्यार से समझाता हुआ बोला, साधना, अभी तो तुम यह बात कह रही हो, लेकिन जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तुम ही उसके आगे अपने आप को और सबको भूल जाओगी। सबसे ज़्यादा प्यार भी उसे ही दोगी। विवेक के समझाने पर साधना के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई। जब से विवेक को पता चला कि वह पिता बनने वाला है, तब से वह पूरी कोशिश करता था कि साधना को किसी चीज़ का दबाव ना पड़ रहे। उसे आराम देने के लिए विवेक घर का सारा काम खुद ही कर लेता था। विवेक की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि साधना के पास उसकी एक सहेली का फ़ोन आया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद साधना ने उसे खुशखबरी बताई कि वह माँ बनने वाली है। तो यह सुनकर उसकी सहेली हैरानी से बोली, तू पागल हो गई है क्या? साधना, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? अभी तो तुम्हारी शादी हुई थी। लाइफ एंजॉय करने के बजाय तुम इन सब झमेले में फंस गई। एक बार तेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया तो फिर अपनी आज़ादी तो गई। तभी साधना बोली, अरे यार, क्या ही बताऊं, मैं भी अभी इन
सब बातों में फंसना नहीं चाहती थी, पर अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विवेक तो यह बात सुनकर इतना खुश है कि वह मुझे कोई काम नहीं करने देता है, बस आराम ही करने को बोलता है। अरे यार, इन आदमियों का क्या है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो औरत की जिंदगी में पड़ता है। पूरे शरीर का नक्शा ही बिगड़ जाता है। मेरी मानो तो अभी देर नहीं हुई है, अभी भी तू इस परेशानी से छुटकारा पा सकती है। फोन रखने के बाद साधना सोचने लगी कि शायद ये सही ही कह रही है। तो कभी इसे विवेक की खुशी का ख्याल आने लगता, तो कभी अपनी जिंदगी की आज़ादी। बहुत देर सोचने के बाद उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और सारी बात बताते हुए उसने एक बात साफ कर दी कि वह यहाँ बच्चा नहीं चाहती है। तो उसकी माँ ने भी उसका साथ देते हुए कहा, तुम वही करो जिसमें तुम्हारी खुशी हो। शाम को जब विवेक घर लौटा तो साधना ने कहा, विवेक, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। साधना की बात सुनकर विवेक उससे हैरानी से पूछता है कि साधना, बोलो क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना, कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं यही कहना चाहती थी कि मैं अभी बच्चा नहीं चाहती हूँ। विवेक को साधना की बात से बहुत बड़ा झटका लगा। वह लड़खड़ाने लगा और माथे से पसीना टपकने लगा। अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, तभी कंपकपे हुए आवाज में बोला, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अरे एक का तो ममता की मूरत होती है, दुनिया का सबसे बड़ा सुख उसे माँ बनने में ही मिलती है, और तुम इतनी कठोर हो गई कि अपनी ही नन्ही सी जान का गला घोटने को तैयार हो गई। फिर विवेक ने अपने गुस्से पर काबू किया और बड़े प्यार से उसे समझाता हुआ बोला, देखो साधना, इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। बच्चे की देखभाल मैं खुद करूँगा। जब वह रात को जागेगा तो मैं उठकर उसका ख्याल रख लूँगा, डायपर भी बदल दूँगा, भूख लगेगी तो दूध की बोतल भी तैयार कर दूँगा। बस विवेक, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, कल हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। तभी विवेक जोर से चिल्लाया, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि इस घटिया काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा? तभी साधना बोली, विवेक, मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम जाओ या मत जाओ वह तुम्हारी इच्छा है। कानूनी तौर पर मुझे यह फैसला लेने का पूरा हक है कि मैं अपना बच्चा रखूं या फिर नहीं। फिर विवेक गुस्से से बोला, साधना, इस बच्चे पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है, तो फैसला तुम अकेले कैसे कर सकती हो? विवेक, मैं अभी कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ, मैंने जो कह दिया सो कर लिया। इतना कहकर साधना बिस्तर पर जाकर सो गई। लेकिन विवेक को साधना का फैसला अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने वह रात काटी और अगले दिन सुबह साधना के घर फोन किया तो उस समय साधना के पापा घर पर ही थे। उन्होंने फ़ोन उठाया तो विवेक ने उन्हें साधना के माँ बनने की बात बताई तो वह बोले, अरे यह तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन पापा, यही बात आपकी बेटी समझने को तैयार नहीं है। वह इस बच्चे को पेट में ही मारना चाहती है। साधना के पापा ने उसे फ़ोन पर बहुत समझाया, लेकिन वह अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थी। थोड़ी देर में तैयार होकर साधना बोली, विवेक, मैं जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो ना? विवेक कुछ नहीं बोला तो साधना बोली, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते हो। इतना कहकर साधना अस्पताल चली गई। वहां पहुंचते ही उसकी माँ सारी तैयारी कर चुकी थी। कुछ ही देर में उसका अबॉर्शन करवा दिया गया। तभी थोड़ी ही देर में उसके पास भी पापा भी वहां पहुंच गए। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो साधना इधर उधर देखने लगी, लेकिन विवेक कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने उसे फोन लगाया, लेकिन विवेक ने फोन नहीं उठाया। इतना भी क्या नाराजगी जो फोन पर बात भी नहीं कर रहा मुझसे?
साधना ने कहा तो उसके पापा बोले, बेटी जो हरकत तुमने की है ना, अगर कोई और होता तो तुमसे नाता ही तोड़ लेता। सच बताऊं तो आज मुझे अपने परवरिश पर भी शर्म आ रही है। ऐसा कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। फिर साधना ने विवेक को फिर से फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन उठाया और बोला, अब क्या बताने के लिए फ़ोन किया है? यही कि तुमने हमारे प्यार की निशानी को इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया। एक तरफ से तो अच्छा ही हुआ कि वह इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया, क्योंकि तुम माँ बनने के लायक हो ही नहीं। तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है। यह सुनकर साधना रोते हुए बोली, विवेक मुझे लेने कब आ रहे हो? मुझे तुमसे सामने बैठकर कुछ बातें करनी है। नहीं साधना, अब हमारे बीच कोई बात नहीं हो सकती है। और हाँ, तुम्हें जब आना होगा तुम आ जाना, पर मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा। इतना कहकर विवेक ने फ़ोन रख दिया तो साधना फूट फूट कर रोने लगी कि आखिर इतना प्यार करने वाला उसका पति इतना कठोर कैसे हो गया। तभी उसकी माँ वहाँ आई और उसे रोते हुए देखकर बोली, क्या हुआ साधना, ऐसे रो क्यों रही हो? मम्मी, विवेक मुझे अब लेने नहीं आएंगे। क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है? तो उसकी माँ उसके आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं बेटा, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। अपनी माँ की यह बात सुनकर साधना को पूरा विश्वास हो गया कि उसने बिल्कुल सही किया है। साधना अपनी माँ के साथ अपने मायके में चली गई। मायके में रहते हुए वह हर पल अपने पति विवेक का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन ना तो विवेक उसे लेने आया और ना ही उसने फ़ोन किया। समय बढ़ने के साथ साथ साधना की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। वह विवेक को याद करके बहुत रोती थी। तभी उसके पापा उसके पास आए और बोले, बेटी, मैं जानता हूँ कि तू विवेक से बहुत प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती है, तो तू उसे फ़ोन क्यों नहीं कर लेती? अगर तू हाथ बढ़ाएगी तो मुझे पूरा यकीन है वह तुझे लेने आएगा। पापा, मैं फ़ोन क्यों करूं? आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? तो उसके पापा ने कहा, जब तुम अपनी ज़िद छोड़ना ही नहीं चाहती तो फिर दिन भर अपने आपको कमरे में बंद करके रोती क्यों हो? इतना सुनते ही साधना बोली, आखिर कैसे पिता हैं? आपको मेरी परेशानी नज़र नहीं आती है? हमेशा आप मुझे ही गलत साबित करते हो। सही कहा बेटी तुमने, कैसा बाप हूँ मैं, जो अपनी बेटी को इतना भी ना समझा सका कि क्या गलत है और क्या सही। और वैसे तुम क्या जानो माँ बाप के लिए संतान की क्या कीमत होती है। तुमने तो अपने ही हाथों अपनी संतान का गला घोट दिया है। इतना कहकर साधना के पापा चुपचाप वहां से चले जाते हैं। पिता की बातों से साधना को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगा उस जैसे उसके पिता ने उसके मुंह पर एक तगड़ा तमाचा जड़ दिया हो। रघुनाथ जी जानते थे कि उनका दामाद बहुत समझदार है, इसलिए अपनी बेटी के रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने विवेक को फ़ोन किया। बेटा, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे कुछ कहने लायक तो नहीं हूँ। मेरी बेटी की करतूतों ने यह हक मुझसे छीन लिया है, लेकिन बेटा फिर भी उसकी हरकतों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ साधना थोड़ी ज़िद्दी है, पर तुमसे बहुत प्यार करती है। वह दिन रात कमरे में बैठकर बस तुम्हें ही याद करती रहती है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस रिश्ते को फिर से एक मौका दे दो। नहीं पापा, आप मुझसे विनती मत करिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी मैंने साधना से कहा था कि जब मर्जी हो आ सकती है। फिर भी आपके कहने पर मैं एक बार उससे बात कर लूँगा। अगर मेरी ही बात करने से हमारा संबंध सुधर सकता है तो ऐसा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी देर में विवेक ने साधना को फ़ोन किया तो विवेक का फ़ोन देखकर साधना बहुत खुश हो गई। उसने झट से विवेक का फ़ोन उठाया और जैसे ही हेलो बोली तो उधर से आवाज़ आई, हेलो साधना, कैसी हो तुम? तो साधना गुस्से में बोली, इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई है? तुमने तो मेरा हाल चाल जानना भी ज़रूरी नहीं समझा। अच्छा यह बताओ फ़ोन कैसे किया?
तो विवेक बोला, साधना जो हो गया सो हो गया, अब तुम अपने घर वापस आ जाओ। तभी साधना बोली, मुझे आने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि दोबारा से हमारे बीच में कोई तनाव पैदा हो। विवेक गुस्से से बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? तो साधना बोली, विवेक तुम मुझसे वादा करो कि जब तक मेरी इच्छा ना हो तब तक हम फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। तभी विवेक हैरानी से बोला, साधना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं यह वादा नहीं कर सकता हूँ। तुम पहले भी अपनी मनमानी करके बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो। ठीक है विवेक, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। तभी विवेक गुस्से से बोला, तुम्हारे पापा के कहने पर मैंने फिर से अपने रिश्ते को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी नासमझ हो कि तुम्हें सही गलत का फर्क भी नहीं पता है। अच्छा तो यह बात थी, तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी। तुमने पापा के कहने पर मुझसे बात की और मैं समझ ही थी कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। अब तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। इतना कहकर साधना ने फोन काट दिया और अपने पापा के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, पापा आप कहाँ हो? तभी उसकी माँ दौड़ती हुई आई और बोली, क्या हुआ बेटी? माँ आखिर पापा चाहते क्या हैं? अगर उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, मेरा यहाँ रहना उन्हें बोझ लग रहा है, तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तभी रघुनाथ जी भी वहाँ आ गए तो साधना गुस्से से बोली, आखिर मुझसे पूछे बिना आपने विवेक को फ़ोन क्यों किया? आप क्यों उसके सामने मेरे लिए हाथ फैलाकर भीख मांगे? उसे तो यही लगेगा ना कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना आपने कैसे ले लिया? हाँ बेटा, गलती तो मेरी ही थी, जो मुझे लगा कि तुम है समझाने पर समझ जाओगी, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िद के आगे कुछ नज़र ही नहीं आता है। अगर इतना ही घमंड है तो जियो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। इतना कहकर रघुनाथ जी वहाँ से चले गए। उनके जाते ही साधना पैर पटकती हुई गुस्से में बोली, हाँ हाँ, मैं भी विवेक को बता दूंगी कि मैं उसके बिना जी सकती हूँ। साधना बोली, माँ आप वकील से बात कीजिए और तलाक के पेपर बनवाइए, अब मैं उसके साथ नहीं जा सकती। तलाक की बात सुनकर उसकी माँ ने उससे आराम से बैठाकर समझाया और बोली, बेटा ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले के बाद तुम्हें और पछताना पड़े। मैं सोच लिया है माँ, यह मेरा आखिरी फैसला है। तो उसकी माँ बोली, ठीक है बेटी, अगर विवेक ही कुछ सुलझाना नहीं चाहता तो हम वकील से बात करते हैं, जो तुम चाहोगी वही होगा। एक हफ्ते के बाद विवेक के पास तलाक के कागज़ भेज दिए जाते हैं। जैसे ही वह उस कागज़ को पढ़ा तो उसकी हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उसका सर चकराने लगा और धड़ाम से जमीन पर नीचे बैठ गया। नहीं, मेरी साधना ऐसा नहीं कर सकती है। ऐसा चिल्लाते हुए विवेक ने साधना को फ़ोन लगाया तो साधना की माँ ने फ़ोन उठाया और बोली, अब किस लिए फ़ोन किए हो? अब बात करने को बचा ही क्या है? नहीं माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह उसका आखिरी फैसला है? हाँ, मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ घुट घुट कर जीना नहीं चाहती। वह इस अनचाहे रिश्ते से आज़ाद होना चाहती है। इतना कहकर मनीषा जी फ़ोन रख देती हैं। एक दिन अपने कमरे में उदास बैठी साधना का मन बहुत बेचैन हो रहा था, तो उसने अपनी बड़ी बहन सौम्या को फ़ोन लगाया। बातें करते हुए सौम्या बोली, तुझे क्या बताऊं साधना, भूख और प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकली जा रही है। तो साधना हैरान होते हुए बोली, क्यों, तूने खाना नहीं खाया? क्यों तुझे नहीं पता कि आज करवा चौथ का व्रत है और मैंने तेरे जीजा जी के लिए व्रत रखा है? अरे तेरे जीजा जी ने मुझे मेरे पसंद का एक बहुत खूबसूरत सा हार खरीद कर दिया है। सुबह जब मैं सज धज कर तैयार हुई तो तेरे जीजा जी तो बस मुझे देखते ही रह गए। पता है, रात को हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने जाने वाले हैं। करवा चौथ का नाम सुनते ही साधना के तो होश ही उड़ गए।
भूखी प्यासी होते हुए भी उसकी बहन कितनी खुश लग रही थी। साधना एक अलग ही दुनिया में खो गई। मैं भी थी पिछले साल करवा चौथ पर मेरे लाख मना करने पर भी विवेक ने मेरे लिए व्रत रखा था। सुबह सुबह उठकर उन्होंने मेरी पसंद के खाने बनाकर तैयार कर दिए थे। हम दोनों ने साथ बैठकर सरगी खाई थी। सारा दिन भूखे प्यासे रहे थे। वह भी मेरे साथ और रात को 5 स्टार होटल में डिनर करने ले गए थे। सोचते सोचते साधना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दिल के किसी कोने में उसे कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसका दिल किया कि अभी विवेक को फोन करके अपने किए की माफी मांग ले। तभी बाहर से उसकी माँ की आवाज आई, साधना देखो तो कोई लेटर आया है। साधना ने खोल कर देखा तो उसमें विवेक के साइन किए हुए तलाक के कागज थे। उसके मन में जज्बातों का तूफान उमड़ आया। उसे लगा कि विवेक ने साइन कर दिए, इसका मतलब वह भी इस रिश्ते से छुटकारा चाहता है। मैं ही पागल थी जो उससे बात करने की सोच रही थी। ठीक है, अगर उसे मेरी परवाह नहीं है तो मैं उसे फ़ोन क्यों करूं? गुस्से में आकर उसने अपना मोबाइल पटक दिया। एक दिन साधना अपना मन बहलाने के लिए बाजार गई हुई थी तो वह वहां अपनी उसी सहेली से मिली। उसकी सहेली पहले से कुछ बदली बदली दिखाई दे रही थी। उसका वजन भी कुछ बढ़ गया था। साधना के पूछने पर उसकी सहेली ने बताया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर साधना के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि जिस सहेली ने उसे बच्चा न करने की सलाह दी थी, आज वही सहेली खुद मां बनने जा रही थी। फिर लड़खड़ाते स्वर में साधना बोली, लेकिन तू तो मुझे सलाह देती थी कि अभी इन सब झंझटों में मत पड़, और अब तू ही। हाँ साधना, वह क्या है ना, आज नहीं तो कल हमें अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना ही था, तो अभी क्यों नहीं। इतना सुनते ही साधना के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद वह कुछ बोल ना पाई और सीधा घर वापस आ गई। दिमाग में सवालों का हलचल होने लगा। आज पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर में उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वकील साहब का फ़ोन आया था। 2 दिन बाद कोर्ट में तुम्हारी तलाक को मंजूरी दे दी जाएगी। और हाँ बेटी, एक और खुशखबरी की बात है, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, बड़े ऊंचे घराने से है, तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा। मनीषा जी ने कहा तो साधना जोर से चिल्लाई, मम्मी मुझे दोबारा शादी नहीं करनी है, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। दोपहर से रात हो गई लेकिन साधना कमरे से बाहर नहीं आई। तभी उसके पिता रघुनाथ जी उसके कमरे में आए और उसका सर सहलाते हुए बोले, बेटी आज तू इतनी दुखी क्यों है? तुझे तो खुश होना चाहिए था। तू जो चाहती थी आखिर वही तो हो रहा है। तो साधना बोली, पापा मुझे माफ कर दो, आप सही कहते थे, मेरी जिद और अहंकार ने मुझे एकदम अकेला कर दिया। जिस इंसान ने मुझे खुद से भी ज़्यादा मान दिया उसे मैंने कितना ज़्यादा दुख दिया है। पापा अपने आप से नफरत हो गई है मुझे, काश मैं यह बात पहले ही समझ जाती। रघुनाथ जी बोले, बेटा तुझे ऐसे देखकर मुझ पर क्या बीत रही है यह मैं ही जानता हूँ। बेटी विवाह एक ऐसा संबंध है जो 2 लोगों को बांध के रखता है। विवेक ने तो उस डोर को मजबूती से थामे रखा, लेकिन अफसोस तुझे उसे संभालना नहीं आया। अब तुम इस डोर को फिर से बांधने की कोशिश करो। पिता की बात सुनकर साधना को समझ में आ गया। उसने तुरंत विवेक को फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। विवेक के फ़ोन ना उठाने के बाद साधना ने तय कर लिया कि वह अगले दिन विवेक से मिलने जाएगी। अगली सुबह साधना विवेक के ऑफिस में पहुंच गई, लेकिन वहां जाकर पता चला कि विवेक किसी ज़रूरी काम में है। साधना वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। हालांकि चौकीदार ने विवेक को पहले ही बता दिया था
कि साधना मैम आपसे मिलने आई हैं, लेकिन विवेक उससे मिलने नहीं आया। कई घंटे बीत गए लेकिन फिर भी विवेक उससे मिलने नहीं आया। इंतजार करने के बाद साधना अंदर गई। उसकी आंखों की लाली देखकर विवेक समझ गया कि वह बहुत रोई है। कपकपी आवाज में साधना बोली, विवेक, क्या हम दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं? तो विवेक बोला, साधना, शादी विवाह तुम्हारे लिए एक खेल होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत टूट चुका था। अब बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया हूँ। माफ करना साधना, अब हमारा एक होना नामुमकिन है। साधना विवेक के पैरों में गिरकर बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन विवेक नहीं माना। जो विवेक अपनी पत्नी की आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज उसके इतना रोने पर भी उसे कोई असर नहीं हो रहा था। विवेक बोला, साधना, मैं चलता हूँ, मेरी मीटिंग है। इतना कहकर विवेक तेजी से कदम बढ़ाता हुआ वहां से चला गया। साधना उसके इस व्यवहार से दंग रह गई। वहां से जाने के बाद विवेक खूब रोया। आखिर इतना पत्थर दिल मैं कैसे हो गया? खुद को शांत करके उसने साधना के पिता रघुनाथ जी को फोन किया और बोला, क्यों पापा, आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? अपनी साधना को मैंने बहुत रुलाया है। तभी रघुनाथ जी बोले, बेटा, मैं जानता हूँ कि उसे अपने किए का पछतावा है, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि उसे अपने रिश्तों की कदर करनी भी आ जाए। अगर वह मेरी बेटी है तो तुम भी मेरे बेटे हो, और मैं तुम्हें फिर से टूटते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। अगर उसे सब कुछ फिर से आसानी से वापस मिल जाएगा तो उसे उसकी कीमत समझ नहीं आएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब वो साधना तुम्हारे पास जाएगी और रिश्तों की कद्र भी करेगी। अच्छा बेटा, मैं फ़ोन रखता हूँ, शायद साधना घर आ चुकी है। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है? साधना की माँ ने पूछा तो साधना बोली, माँ, विवेक ने मुझे माफ़ नहीं किया। वह आपने मुझे लेने कभी नहीं आएगा। अच्छा, तो तू उस विवेक से मिलने गई थी, उसने फिर से तेरा दिल दुखा दिया। तू चिंता मत कर, कल तुझे उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। रघुनाथ जी अपनी पत्नी की बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गए। बस मनीषा, बहुत हुआ तुम्हारा। मुझे हैरानी है तुम अपने आप को उसकी माँ कहती हो। अरे एक माँ तो अपनी बेटी का घर बसाती है, उसका घर उजाड़ती नहीं है, और यहाँ तुमने तो उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। तो मनीषा जी हैरान रह गई। फिर साधना बोली, हाँ माँ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें विवेक की कोई गलती नहीं है। मुझे ही अपने रिश्ते को निभाना नहीं आया। उसने हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखा है, लेकिन मैंने उसके प्यार की कभी कदर नहीं की। माँ, मुझे हैरानी है कि अगर मैं रास्ते से भटक गई थी तो आपने मुझे सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया? आप तो मेरी हर गलत फैसले में मेरा ही साथ देती थी। साधना की माँ अपनी बेटी की बात सुनकर शर्म से नजरें झुकाए खड़ी थी। फिर साधना बोली, पापा, मैंने तय कर लिया है कि मैं अभी के अभी अपने पति के घर जा रही हूँ। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। इतना कहकर साधना वहां से अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। थोड़ी ही देर में मनीषा जी का फोन बजा। फोन उठाया तो उनकी बड़ी बेटी सौम्या बोली, मम्मी बस बहुत हो गया। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? तो सौम्या बोली, माँ, मैं इस आदमी के साथ हरगिज नहीं रह सकती हूँ। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। इतना सुनते ही मनीषा जी गुस्से से बोली, खबरदार, जो अपने पति से लड़कर यहाँ आई तो मैं जानती हूँ वह आदमी दिल का इतना बुरा नहीं है। जरूर तूने ही कुछ किया होगा। और हाँ, ये पति पत्नी के आपस का मामला है, तुम दोनों खुद मिलकर सुलह करो।
रघुनाथ जी अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर बहुत खुश हुए। दोस्तों, पति पत्नी के आपसी मतभेद को किसी से नहीं बताना चाहिए। उन्हें खुद मिलकर सुलह करना चाहिए और एक माँ का फर्ज होता है कि वो अपनी बेटियों को एक अच्छी सलाह दे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।